मेरा उत्तराधिकारी तो कोई चमार ही होगा। सन 2006 में मायावती ने इलेक्शन से पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है। पूरे भारत में एक अजीब किस्म का अंधा वॉर चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक, पार्टियों का इधर जाना, नेताओं का उधर जाना, फिर उधर से इधर आना, यही चल रहा है। देखते देखते पता नहीं क्या मंजर होगा ठीक चुनाव के दिन तक। खैर, फिलहाल हम अभी तक की बात करते हैं और चुनाव में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कुछ जो बेसिक बातें हैं वो हम जान लें। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 403 सीट्स है। मेजॉरिटी के लिए 202 सीट्स चाहिए। और जो पुरानी सरकार यानी जो 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसके बारे में बता दूं, किस पार्टी को कितनी पुरानी जो असेंबली गोइंग ऑन है उसमें किस पार्टीज को कितने सीट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी 312 थी, अब 304 हो गई है बाय इलेक्शन के बाद। समाजवादी पार्टी 47 थी, 49 यानी 47 से 49 हो गई है। बीएसपी 15 पे थी, 15 पे है। कांग्रेस 7 पे थी, 7 पे है। ये अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश का विधानसभा है वो वहां की सिचुएशन है। अब मैं आपको बताऊं इसके बारे में जो एक बेसिक बात है कि ये चुनाव किन किन चीजों पर, किन किन बातों पे हो रहा है। सबसे पहले इसमें जो गठबंधन है और जो पार्टियां हिस्सा ले रही हैं वो कौन सी हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें है एनडीए को लेते हैं। भाजपा प्लस अपना दल प्लस निषाद पार्टी जिसकी मेन है। भाजपा से है योगी आदित्यनाथ, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, निषाद से प्रवीण कुमार निषाद। उसके बाद आते हैं सपा प्लस राष्ट्रीय लोक दल प्लस सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। ये हैं। उसमें मैं आपको बता दूं, अब जो राजद से हैं तेजस्वी यादव, सपा से अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, ये हैं। उसके बाद तीसरा जो गठबंधन है ये सिर्फ पार्टी है बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी जो बहन मायावती की पार्टी है। भारतीय राष्ट्र इससे वो लड़ रही हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और मैं आपको बता दूं ये जितनी पार्टीज हैं इन्होंने अभी अपने सीट्स अनाउंस नहीं किए हैं उस तरह से, लेकिन कांग्रेस को छोड़ कांग्रेस ने कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल अकेली लड़ रही है। वैसे तो बीएसपी भी अकेले लड़ रही है फिलहाल अभी तक, लेकिन उसने भी पार्टी अनाउंस नहीं किए हैं। उसने 403 सीट पे, और जो उसका चेहरा है वो है प्रियंका गांधी। ये उसकी बेसिक सच्चाई है। अन्य में मैं आपको बता दूं, आपसे संजय सिंह, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से नीरज राय, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गिरीश शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हीरालाल यादव, जनता दल यूनाइटेड से जो भी चेहरा है वो भी अनाउंस नहीं है, जनसत्ता दल जो लोकतांत्रिक है उससे रघुराज प्रताप सिंह, और एआईएमएम से शौकत अली हैं। उसके बाद आपके जन अधिकार पार्टी, आप जानते ही हैं कि इनकी पप्पू यादव जी की बाबू सिंह कुशवाहा, विकासशील इंसान पार्टी से सब जानते हैं मुकेश सहनी है, एलजेपी जो रामविलास जी की पार्टी है, जिसको अभी का मान लीजिए आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस आई टाइप जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में था, चिराग पासवान है खुद, और आजाद समाज पार्टी से वहां की दलित युवा चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण है। ये हो गई बेसिक बातें। अब हम आज आपको बता दें हमारी वीडियो, अब जो हम इस वीडियो को दो क्रम में बनाएंगे। एक तो ये हमने बनाया है जिसमें हमने वहां की आबादी का जो संगठन है उसको देखा है, वहां की आबादी में कौन जात कितने धर्म के लोग हैं ये सब की बात होगी। इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें ली हैं जिसमें हमें जात का नाम लेना पड़ेगा, जिसमें हमें धर्म का नाम लेना पड़ेगा। तो कोई इसको जरा सा भी अलग मूड में ना लें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इस पूरे इलेक्शन का जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसका विश्लेषण करके बताना है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों से अपने आप को सारा खबर दे पाएं, अपने आप को इन्फॉर्म रख पाएं, वेल इन्फॉर्म्ड हो, और उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बारे में आप ज्यादातर बातें जान पाएं और उसको ग्राउंड लेवल पर समझ पाएं। ये हमारी कोशिश है। तो अब आज हम लोग बात करेंगे वहां के दलितों और मुसलमानों की। याद रखना है, हमें वहां पहुंचना है। उसके बाद हम लास्ट में थोड़ा सा ओपिनियन पोल की बात भी करेंगे। सबसे पहले हम दलितों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या सिचुएशन है, क्या हालात है। दलित पर आते हैं तो मैंने आपको बताया मेरा उत्तराधिकारी चमार ही होगा, मायावती ने 2006 में कहा था। यानी उस जमाने में मायावती एक ऐसा नाम थी जिन्होंने जो इलेक्शन जीता था जब 2007 में, तो मतलब एकदम वो क्लीन स्वीप था। अब हम बात करते हैं, कुल सीट हम आपको बता चुके हैं 403 है, इसमें 17 रिजर्व्ड हैं, ये अलग बात है। लेकिन पहले मैं आपको बता दें कि दलितों में वहां कौन कौन सी आबादी है, कौन कौन से जगहों पे दलितों की आबादी है, और दलितों में फिर कौन कौन वहां पाए जाते हैं। जाटव या चमार, वाल्मीकि समाज, पासी, धोबी, कोरी, गौंड, धनुक और खटिक। अब मैं आपको आबादी का प्रतिशत बता दूं, जाटव, चमार और पासी जोड़कर 56%, वाल्मीकि, धोबी और कोरी जोड़कर 16%,
गौंड, धानुक और खटिक जोड़ के 15%, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो मेंशन नहीं है, वो 5% हैं। ये वहां की आबादी का है। टोटल आबादी का जो दलित हैं वो हैं 20 से 21% के आसपास, 20.3 कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग उसको 21 तक ले जाते हैं। बहरहाल मानकर चलते हैं 21 या 20 हम लोग एक राउंड में। दलित कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में? दलित कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कहाँ उनके वोट का जबरदस्त प्रतिशत है और जहां उनके वोट से बहुत फर्क पड़ता है। एक तो 17 में, तो मैं आपको उसके बारे में पहले बताऊं, पहले आप सुन लीजिए। चमार सबसे ज्यादा कहाँ है? ये एक जाति का नाम है, इसको जाति विशेष का नाम दिया गया। इसमें जरा सा भी किसी को कुछ भी इधर उधर की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से हमने इसलिए रखा है कि सब कुछ क्लियर हो पाए, जिस नाम से उसको पुकारा जाता है। चमार हैं आजमगढ़, जौनपुर, आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर। पासी हैं सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, इलाहाबाद। धोबी हैं, धोबी, कोरी और वाल्मीकि हैं बरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद। रिजर्व सीटें मैंने आपको पहले ही बताई, 17 हैं, जिसमें कुछ का नाम मैं बता देता हूं। नगीना, बुलंदशहर, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिक। सबसे ज्यादा आबादी वाला दलित क्षेत्र मैं अब आपको बता देता हूं, सोनभद्र, 41.9% दलित। पूरी आबादी का बता रहा हूं। कौशाम्बी 26.1%, सीतापुर 31.9%। सबसे कम आबादी वाले दलित क्षेत्र बता दूं इनमें से, बागपत 11%, बरेली 12.6%, रामपुर 13.3%। ये मैंने आपको आबादी का घनत्व बता दिया, दलित कैसे पाए जाते हैं। दलित के कुछ प्रसिद्ध नेताओं का नाम बता देता हूं जो आपके लिए जानना अभी जरूरी होगा। काशीराम, जो बसपा के संस्था उत्तर प्रदेश के, मैं बेसिक जो मोटा मोटी, वैसे तो बहुत नेता हैं वहां, लेकिन जो मोटा मोटी जो फेमस नाम रहे, काशीराम जो संस्थापक थे बहुजन समाज पार्टी के। मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की। पीएल पुनिया वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। सावित्रीबाई फुले सांसद हैं बहराइच से। चंद्रशेखर आजाद को तो आप जानते हैं, संस्थापक हैं भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के भी। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक प्रोफेसर ए.के. वर्मा कहते हैं कि बीजेपी में दलितों ने, अब हम बात करने वाले हैं आपको किस पार्टी के जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। बीजेपी में दलितों ने अपनी जगह बना ली है। जहां तक मायावती की बात है तो उनसे जाटव तो खुश हैं। जाटव जो मैंने आपको बताया था, चमार और जाटव लगभग एक ही होते हैं, लेकिन गैर जाटव दलित संतुष्ट नहीं है। इस समय अगर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र यूपी की बात करें तो रिजर्व सीटों वाले सभी सांसद बीजेपी के हैं। सोचने की बात है, जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन वहां हुआ तो जो बहुल एरियाज थे दलितों के, वहां यह मसला हो गया कि उसने बहुत हद तक वहां बीजेपी, अगर आप मिश्रिक को सिर्फ देख लें, मिश्रिक में सिर्फ एक बसपा है, बाकी 3 जगह समाजवादी पार्टी, और बाकी जितने 13 जो रिजर्व सीट बच रहे थे लोकसभा के, मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें भी वो सब के सब किसके हो गए आप जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं आशीष मिश्रा, उन्होंने कहा, और बद्रीनारायण ने लगभग ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जातीय पहचान को एक तरह से दबा दिया और धार्मिक पहचान को उभारा, जिससे वो अपने आप को हिंदू फील करने लगे और मेन स्ट्रीम फील करने लगे, जिस पर बाबा अंबेडकर से लेकर काशीराम से लेकर मायावती तक ने कोशिश की थी कि वो अपने को हिंदू न समझे। उन्होंने ये काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं हद तक दलितों को एहसास दिला दिया कि आप हिंदू हैं और आपका इंटरेस्ट एक हिंदू होने में है। यहां से हम बातों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब आइए जाटव दलित बात करें तो रिजर्व पूर्ण क्षेत्र यूपी की बात करें तो रिजर्व सीटों वाले सभी सांसद बीजेपी के। 85 में से 75 रिजर्व सीटों पर जो एमएलए वाले के विधायक हैं, इसीलिए बीजेपी दलितों तक अपनी बात पहुंचा पा रही है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को दलित वोट नहीं मिलेगा। ये उनका एनालिसिस है। बहुत सारे जो ओपिनियन पोल्स उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को बताया, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है। बहरहाल अब हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। एक जो बहुत बड़ा पोर्शन है उस 20% का, जिसको 10% आप कह सकते हैं, वो क्लियर कट नजर आता है मायावती के साथ। कुछ मुसलमान भी वहां नजर आते हैं उनके साथ, कुछ बैकवर्ड्स भी नजर आते हैं, और ब्राह्मणों के बारे में भी कहते हैं कि वो जब से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग वाला मामला किया था तो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है उनके बारे में कि वो ब्राह्मणों को भी अपने साथ लेकर आई हैं। तो ये दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, जो बहुत हद तक डिसाइसिव है, जो जबरदस्त असर रखता है वहां। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोच भी नहीं सकती है कि हम दलितों को बिल्कुल साइड लाइन करके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। नामुमकिन बात है। ये हुई उत्तर प्रदेश की 20% या 21% आबादी की बात, जो दलित थे। अब मैं आपको उस आबादी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में C.K. जाफर, जो कभी नरसिम्हा राव की सरकार में रेल मंत्री रहे थे, उन्होंने कहा था, मुसलमानों को मंडी के माल की तरह लिया जाता है, यानी वोट बैंक का। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है मुसलमान, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। उनके वोट्स को भी कई बार बांटा गया। आप दोनों में देख सकते हो, 2014 और 2017 के इलेक्शन में जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन थे। समझने की कोशिश कीजिए, हमने काफी रिसर्च के बाद इसको लाया है।
मुस्लिम आबादी लगभग 20%, लगभग आबादी का 4 करोड़ है, जैसे दलित हैं। संसद में मौजूदगी 4%, 4 करोड़ की 4%, मतलब 4 करोड़ जिसकी आबादी उसका 4% है। उसकी आबादी का नहीं बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन पे बता रहा हूं। यूपी में मुस्लिम टोटल 19.5 से 20% माने जाते हैं। उसमें से सामान्य है 59.5%, ओबीसी 39.2%, दलित 0.8%। ये एनएसएसओ का 2015 का डेटा है। सच्चर कमीशन का जो उस वक्त का है, सामान्य है लगभग 59.2%, ओबीसी है 40.7% और दलितों का उसमें आंकड़ा नहीं था, जारी नहीं किया गया, नहीं था उनके पास, ये अलग बात है। मुसलमानों में सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह हिंदुओं में एक सामाजिक व्यवस्था है, तो उसी तरह जब इंडो कल्चर हमारा एक इंडो इस्लामिक कल्चर जब बढ़ने लगा तो बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत सारी बुरी चीजें एक दूसरे से आई। उसमें से जाति व्यवस्था, ये सामाजिक संरचना है, जो आप समझेंगे कि मुसलमानों में भी जाति संरचना क्यों आ गई, जात पात क्यों हो गया, वो आप देखने के लिए समझें। सबसे पहले मुसलमानों में जो सामाजिक व्यवस्था बनी वो है अशराफ, जो उस कैटेगरी में आप समझ सकते हैं जो सबसे ऊपर अपने आप को कहते हैं, दावा करते हैं, जबकि इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में मुसलमानों में, हिंदुस्तान में अवश्य है। अशराफ खुद को बाहरी नस्ल जैसे अफगान, अरब, पर्शियन या तुर्क बताने वाले, जैसे मुगल, पठान, सैयद, शेख, ये उसी कैटेगरी में आते हैं। मुस्लिम राजपूत भारतीय ऊंची जातियों से कन्वर्ट। अब वो मुसलमान जो ऊंची जातियों से कर, एक तो वो मुसलमान जो अशराफ जो बाहर से हैं, उनका यानी कि जो बैकग्राउंड है वो बाहर का है। दूसरे आते हैं जो यहाँ की ऊंची जातियों से कन्वर्ट हुए, वो भारतीय मुस्लिम राजपूत कहलाते हैं। तीसरे हैं अजलाफ। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे डेफिनेशन आपके लिए बहुत इजी होंगे, तब आप इलेक्शन समझ पाएंगे। भारतीय गैर सवर्ण जातियों से कन्वर्ट, दर्जी, धोबी, धुनिया, गद्दी, फकीर, हजाम, जुलाहा, कबाड़िया, कुम्हार, कंजरा, मिरासी, मनिहारी, तेली, ये सारे के सारे। तीसरा होता है अरजाल। भारतीय दलित जातियों से कन्वर्ट, हलाल खोर, भंगी, हसनती, लाल बेगी, मेहतर, नट, गधेरी। तो यहां आप एक बात समझ लें, नोट में बताओ, कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग द मुस्लिम के राइटर हैं इम्तियाज अहमद। उन्होंने 1978 में कहा था कि इस्लाम में जाति व्यवस्था भले ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जरूर है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उसकी आबादी का, मुसलमानों की, दलितों के बाद। अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल सीटें मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको दलितों के बारे में बताया था। सहारनपुर 39.11%, मेरठ 30.86%, कैराना 38.53%, मुरादाबाद 44.78%, संभल 45.54%, बरेली 33.89%, बिजनौर 38.33%, मुजफ्फरनगर 36.94%, अमरोहा 37.50%, रामपुर 49.14%, नगीना 41.71%, बहराइच 34.83%, श्रावस्ती 31.34%। और इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से रिजर्व सीट थे। 2 इसमें रिजर्व थे, जो बहराइच है और नगीना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये सिचुएशन है वहां के उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जो मुस्लिमों और दलितों का ये मामला है। तो एक चीज हम समझ सकते हैं, अगर इन प्रतिशत को कहीं मिला लिया जाता, कोई ऐसी पार्टी उभर आती, जैसे मैं आपको बता दूं शौकत अली, जो सही में अगर वहां किसी का नाम AIMI में है, जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अभी फिलहाल, वैसे तो आदम खान भी हैं। आदम खान के मामले में एसपी को थोड़ा सा ये कहते हैं कि मुसलमानों को उनके साथ एसपी यानी अखिलेश का खास कर जो किया गया बिहेवियर है वो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन बात जब चुनाव हो रही होती है तो एक आदमी के बारे में अगर सोचकर वोट डाला जाने लगा तो समझिए बेड़ा गर्क है। लेकिन AIMI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अवैसी साहब, उनके नेता हैं शौकत अली उत्तर प्रदेश में, वो उनका वहां चेहरा है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल्स की। सारे ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं। पोलिंग एजेंसी का मैं नाम बता रहा हूं, कोई DB लाइव, जो उसने अक्टूबर में कहा था 149 से लेकर के 157 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 189 यानी 189 टू 197 यानी 197, BSP को 16 से 24, कांग्रेस को 25 से 33, अदर्स को 4 से 6-7। एनके डिजिटल जो है उसने कहा था अक्टूबर में, एक मैगजीन है एनके डिजिटल, 180 से 190 बीजेपी को, 160 से 190 एसपी को, 10 से 15 बीएसपी को, 0 से 3 कांग्रेस को और 0 से 5 अदर्स को। यानी इनके मुताबिक तो इन दोनों को हो सकता है अदर्स और कांग्रेस का खाता भी ना खुले। अब यहां आती है एनके डिजिटल, ये बात होगी सट्टा बाजार। सट्टा बाजार तो स्विंग एकदम बिल्कुल स्वीप खेल रहा है बीजेपी के साथ। उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 सीट के आसपास जीतेगी। ये अलग अलग ओपिनियंस पोल थे, लेकिन एनके डिजिटल का जो फाइनल
सर्वे आया है, एक चीज उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 54% वोटर बीजेपी से असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूं पूर्वांचल के बारे में। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश चुनाव का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वहां लगभग 164 सीटें हैं, जो टोटल सीट का 33%। तो आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है सरकार बनाने के लिए। वहां पर भी सबकी नजर गड़ी हुई है, उसके विकास का मुद्दा हमेशा रहता है। एक जो एक्सप्रेसवे का मामला है उसको लेकर भी चल रही है कि इसको किसने बनाया, किसने इसको इस रूप में लाया है। हम आपके सामने अब जो वीडियो लाएंगे उसमें सवर्णों का और ओबीसी का क्या रुख रह सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए पहल भारत पर। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल, हमारी कोशिशों को सराहिए। हम आपके लिए खबरें और विश्लेषण लाते रहेंगे।